हमने जो है सर्वसम्मति से पारित कर दिया हमारे मंत्रिमंडल ने, हमने कि हम सभी के लिए एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। कमेटी जो ड्राफ्ट तैयार करेगी उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड सरकार लागू करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए मुसलमान समाज का बेटियों का उत्थान के लिए। This is more of political tool than bringing in a uniform reform. India is quite diverse. India is quite different. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो वहाँ संभव है या नहीं? पहले अपने घर के खबर लेना चाहिए उनको, फिर बाद में दूसरों को टारगेट करना चाहिए। हाँ, ये और बात है कि माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं वो, लेकिन टारगेट करके क्या फायदा होगा? मैं समझता हूँ सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं, वो मेजोरिटीज को के भी कई कास्ट कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की तो सवाल ये कि क्या मोदी सरकार 2024 के चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर रही है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 में गेम चेंजर साबित होगा? क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने समान नागरिक संहिता लाने की पूरी तैयारी कर ली? दरअसल केंद्र सरकार ने यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहला हलफनामा दायर किया और कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने भले ही यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाली याचिकाओं को खारिज करने की बात कह दी, ये कहते हुए कि ये तो संसद में तय होना चाहिए। लेकिन कोर्ट में अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में कई दलीलें पेश की। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि हम इस कानून के पक्ष में हैं, लेकिन कोर्ट संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती। कानून बनाना सरकार का नीतिगत निर्णय। साथ ही केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि विभिन्न कानून राष्ट्रीय एकता में बाधा डालते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर्सनल लॉ को विभाजित करता है। मतलब साफ है कि केंद्र सरकार का साफ साफ कहना है कि वो भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के पक्ष में है। और बीजेपी भले सालों से यूसीसी लाने की बात करती हो, लेकिन सरकार ने लिखित में एफिडेविट में पहली बार अदालत में यह कहा है कि वो यूसीसी के पक्ष में। हालांकि अपने हलफनामे में केंद्र ने इसे लेकर कुछ समय मांगा। केंद्र का कहना है कि विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ के अध्ययन की जरूरत है और लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद सरकार तमाम स्टेक होल्डर से मशवरा भी करे। हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश है, तो फिर मजहबी कानून क्यों? एक देश एक विधान, तो फिर समान नागरिक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए कई बार यूसीसी को लागू करने की मांग उठती रही है। उत्तराखंड सरकार ने इसे लागू करने की अपने तरफ से कोशिश की, अपना कदम बढ़ाया, समिति का गठन तक कर दिया। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस कानून को लागू करने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। आज इस मुद्दे पर चर्चा करूं उससे पहले यह भी समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है, क्यों इसकी मांग होती है। अगर यह कानून लागू होता है तो महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण मिलेगा, संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान होगी, देश में एकता और राष्ट्रीय भावना को बल मिलेगा, यह कहा जाता है, जो सरकार ने अभी अपने एफिडेविट में भी कहा। मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों में सरलता आएगी, धर्म और पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को बढ़ावा मिलेगा, वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त होंगे, लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटा जा सकेगा। समान नागरिक संहिता का एक तरफ बीजेपी पुरजोर समर्थन कर रही है, दूसरी तरफ तमाम मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल इसके विरोध में। आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले यूसीसी को लेकर तमाम राजनीतिक दल और संगठन क्या सोचते हैं वो एक बार सुन लें। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज़ से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में निशिकांत जी ने पूछा है, ये आपको मालूम है हमारा सरकार का सोच क्या है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो सोच है, हमारा पार्टी का आइडियोलॉजी है, वो देश का ही आइडियोलॉजी समझे।
यकसा सिविल कोड को इस देश की जरूरत नहीं है। हमको आप ये बताइए, आज बीजेपी अमित शाह साहब ये सब बोल रहे हैं, आपको मालूम गोवा में जो सिविल कोड है कैसा सिविल कोड है? अगर गोवा में कोई हमारा हिंदू भाई शादी करता है और उसकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की हो जाती है, उसको बेटा नहीं हुआ तो सेकंड मैरिज कर सकता है वो। अब इस पर क्या बोलेंगे बीजेपी वाले? सरकार आपकी है वहां पर, आप तो सरकार में हैं और सरकार जो चाहे वो कानून बनाए, किसने आपको रोका है? लेकिन प्रभु, एक कानून ऐसा ही बना दीजिए जिससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी दूर हो जाए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ये जाति धर्म के झगड़े खत्म हो जाएं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ विकास की राजनीति हो। ऐसा भी तो कोई कानून ना है प्रभु। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए मुसलमान समाज का बेटियों का उत्थान के लिए। कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो वहां संभव है या नहीं? पहले अपने घर के खबर लेना चाहिए उनको, फिर बाद में दूसरों को टारगेट करना चाहिए। हाँ, ये और बात है कि माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं वो, लेकिन टारगेट करके क्या फायदा होगा? मैं समझता हूँ सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं, वो मेजोरिटीज को के भी कई कास्ट कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। अलग अलग पक्षों की क्या राय है वो आपके सामने रखें, और ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल हैं कि यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, सरकार की तैयारी पक्की हो गई है क्या? 2024 में गेम चेंजर साबित होगा अगर यूसीसी आता है तो। एक देश एक विधान, तो फिर एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? और मजहबी कानून मजबूरी या समान नागरिक संहिता जरूरी? इस पर आज चर्चा करें। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। हाफिज गुलाम सरवर, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ हैं। अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और प्रोफेसर जुनैद हैरिस, इस्लामिक स्कॉलर, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सरवर साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं, क्योंकि आप तो समाज के अलग अलग हिस्सों में काम भी कर रहे हैं, लोगों से मिलते भी। ये जो चर्चा हो रही है कि सरकार हो सकता है 2024 के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए, क्या आपको इसकी संभावना दिखती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये मुसलमान के खिलाफ होगा, मुसलमान को टारगेट करने के लिए होगा, जैसा कुछ लोग कहते हैं? देखिए, मेरा निजी मानना यह है कि कानून राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में अगर लाया जाए तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों की बात करते हैं तो सीधे ओवैसी साहब को सामने लाते हैं। आपका मतलब आप नहीं, आपका मतलब मैं आपको निजी तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये देश में यही हो रहा। और जो कुछ भारतीय जनता पार्टी कहेगी, मैं तो समझता हूं अगर भाजपा दिन कहेगी तो ओवैसी साहब रात कहेंगे। ये जिद है दोनों में, और यहीं से पोलराइज होना शुरू होता, और दोनों को इसका फायदा मिलता। देश को और समाज को इसका फायदा नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता और ओवैसी साहब को मिल जाता। दरअसल अब आपके अभी स्क्रीन पर चल रहा था, आपने शुरुआत इसी बात से की कि एक राष्ट्र, एक विधान, एक संविधान, इत्यादि इत्यादि। 370 को जो है रिफॉर्म किया गया, तो क्या 371 मतलब कोई अलग से मसला है क्या? 371 में जो 4, 5, 6 राज्य हैं पूर्वांचल के, पूर्वोत्तर के, उनका क्या मामला है? उनके यहाँ क्यों अलग मामला है भाई? वो भारत में है नहीं क्या? भारत की सीमा से बाहर है क्या वो राज्य? तो इस पर कोई इसलिए नहीं बोलेगा कि वहां से वोट पॉलिटिक्स सेट नहीं हो पाता। 370 में 2 बातें थी। मैं पक्ष में हूं 370 के हटाए जाने के। मैंने उस समय भी समर्थन में बयान दिया था, बल्कि समर्थन में मैंने धरना भी दिया था, शायद लोगों को पता हो। लेकिन मेरा यह कहना है कि एक देश और एक विधान की बात जब हो रही है तो फिर समान रूप से सब पर लागू हो। केवल कश्मीर और मुसलमान आपने जानबूझकर अगर कर दिया है तो आपकी नियत पर तो शक वाजिब है। तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर प्रधानमंत्री जी की नियत, भारतीय जनता पार्टी की नियत अगर साफ है तो अभी संवाद की आवश्यकता है। जिस तरह से अगर साफ है, से आपको डाउट है कि साफ है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ, इसमें आपको लग रहा है डाउट है, इसमें डाउट साफ नहीं है, नहीं ना, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्या पॉलिटिक्स है?
वो एक बॉल दे रहे हैं ओवैसी साहब को, उधर से आप बॉल कीजिए, इधर से हम बैटिंग करेंगे। इस देश में खेल नया शुरू हो रहा। तो यूसीसी लाना क्या एंटी मुस्लिम भी है टारगेट करने के लिए? नो, यूसीसी लाना एंटी मुस्लिम है या नहीं, एक अलग बहस है। लेकिन यूसीसी के जो उद्देश्य, जो मकसद बताए जा रहे हैं, वो मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ वोट है। और इसीलिए अभी तो यूसीसी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, अब सरकार चाहेगी तो आएगा। नहीं, तो आपके हिसाब से अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो लाएंगे कि नहीं लाएंगे, कि सिर्फ दिखाते रहेंगे? वो 2024 से पहले लाएंगे नहीं, शगुफा छोड़ेंगे। अच्छा, जैसे और पहले कई कानून आए हैं जो आके अटके हुए हैं। यहीं बगल में कुछ दूर आगे पाकिस्तान के लोग आए हुए मजनू के टीला पर पड़े हैं। बिजली पानी तक की व्यवस्था नहीं है ठीक से। और राजनीति पूरे देश में ऐसे हुई कि जैसे लग रहा बांग्लादेश पाकिस्तान से आए हुए सभी शरणार्थियों को हमने नागरिकता भी दे दी, घर मकान भी दे दिया। और घर मकान का प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2022 तक सबको देंगे। मैं आपके इस चैनल पर कह रहा हूं, तमाम एजेंसियां सुन ले, हाफिज गुलाम सरवर के पास न तो गांव में मकान है न दिल्ली में मकान है। जब मेरे पास मकान नहीं है तो अब मैं क्या बताऊं कि देश में किनके पास ठीक है। मकान। हाफिज गुलाम सरवर का राजनीति हो कहना रही है यूसीसी एंटी मुस्लिम नहीं है, लेकिन सरकार इस पर पॉलिटिक्स कर रही है। लाएगी नहीं लाएगी इसको लेकर उनका कहना है अभी शिगुफा छोड़ा जा रहा है, 2024 तक शायद ना भी आए। अंबर जैदी, आपके हिसाब से क्या ये एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम को टारगेट करने के लिए है? आप सरवर साहब की राय से सहमत हैं क्या जो वो कह रहे हैं? देखिए, जब भी कोई इस तरह के कानून की बात होती है, ट्रिपल तलाक के कानून से हम बात कर लेते, तब भी यही कहा जाता था कि सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है, कोई कानून नहीं आएगा। इनफैक्ट सिर्फ डिबेट में नहीं, पर्सनली भी अगर इस्लामिक स्कॉलर्स हमसे मिला करते थे, वो कहते थे कि बीजेपी तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, कोई कानून नहीं बनेगा, सिर्फ तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और हम लोग चाहते हैं कि इस देश में आर्टिकल 44 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, सबको समान अधिकार की बात करता है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंप्लीमेंटेशन की बात करता है। आज हम अमृतकाल में 75 साल हो गए, हिजाब को लेकर फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात होती है, लेकिन एक मुस्लिम महिला के समान अधिकार, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उनके बराबरी के अधिकारों की बात ना हो। अगर मुस्लिम महिला के बराबरी के अधिकारों की बात होती है तो उस पर राजनीति होती है, और उस पर जो हमारी मुस्लिम लीडरशिप है उसको भी बड़ा बुरा लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, गुलाम सरवर जी के तो बराबर के अधिकार है जैसे सुशांत सिन्हा के हैं, लेकिन अंबर जैदी के वैसे अधिकार नहीं है जैसे किसी और एक हिंदू महिला के या किसी और धर्म की महिला के। तो ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोली। हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है धर्म के आधार पर। एक महिला को उसके समान अधिकार नहीं मिले, जबकि हमारा देश का संविधान सबको समान अधिकार सुनिश्चित करता है। अगर भारत में भारत की मुस्लिम महिला को समान अधिकार नहीं मिल सकते तो आप किस तरह से एक जैसे मुस्लिम महिलाओं को क्या क्या अधिकार नहीं? सुशांत, देखिए, एक हिंदू महिला को शादी में तलाक का अधिकार होता है कि वो अपनी मर्जी से अपने पति से तलाक ले सकती है, लेकिन मुस्लिम महिला नहीं ले सकती, उसको उसका पति ही तलाक देगा। चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ तलाक हो, उसमें हस्बैंड ही तलाक ग्रांट करता है। आप अडॉप्शन की बात करें, मुस्लिम महिला अडॉप्शन नहीं कर सकती। आप जायदाद में हक की बात करें, बात तो बहुत लोग करते हैं लेकिन मिलता नहीं है। जब हमारे देश में अब क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर होता है तो उसमें सारे मुसलमान वही फॉलो करते हैं, लेकिन जब महिलाओं और बच्चों की बात आती है तो उसमें फैमिली लॉस फॉलो किए जाते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट के लिए इतने सालों से ये जो सौतेला व्यवहार मुस्लिम महिलाओं के साथ होता है, मुसलमान महिलाएं जो हैं उनको न्याय मिलेगा। नोमानी साहब, आपके हिसाब से ये सरकार इसको ले आएगी 2024 के पहले, और अगर लाएगी तो मुसलमान इसका समर्थन करेगा, विरोध करेगा, सड़क पर उतरेगा, क्या करेगा? देखिए, मेरे हिसाब से भारत जो विविधताओं का देश है और ये इसकी विशेषता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। गुरु गोलवालकर से 1972 में KR मलकानी ने एक इंटरव्यू लिया था जो मदरलैंड में छपा, वो बहुत लंबा इंटरव्यू है, फिर वही ऑर्गेनाइजर में छपा। तो गुरु गोलवालकर ने कहा कि यहाँ जो है, जो लोग समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, वो जो एक तरह जो है कुदरत से जो है लड़ रहे हैं। कुदरत जो है एक रूपता को जो है वो पसंद नहीं करती है। यहाँ विभिन्नताओं के साथ जो है हमारा देश जो है शुरू से चला आ रहा है और वो जो है बहुत मजबूत रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार ने जो बात कही है उसमें भी जो है वो बिल्कुल जो है क्लियर मामला नहीं, और आज तक कोई जो है उसकी रूपरेखा जो है सामने नहीं रखी गई है। और आपको मालूम होगा कि लॉ कमीशन में इस तरह की राय को जो है मत को मंगवाया गया था, और जो है हिंदू मुस्लिम संगठनों के लोग वहाँ मिले थे, और सबके विचारों को सामने रखते हुए लॉ कमीशन ने कहा
कि अभी जो है मौजूदा संदर्भ में देश में इसकी जो है कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये सब एक तरह अनावश्यक जो है वो बहस है। लेकिन नोमानी साहब, इसमें मेरे दो प्रश्न है। एक कि बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर है एज अ पार्टी कि वो यूसीसी का समर्थन करते हैं, उनके घोषणा पत्र में है कि वो यूसीसी लेकर आएंगे। तो वो क्या सोचते हैं और गोलवलकर साहब क्या सोचते थे, उसमें अभी फर्क दिखता है, पहली बात। दूसरी बात, जो अंबर जैदी कह रही है कि क्या ये मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है कि उनको समानता का अधिकार नहीं मिला हुआ है? नहीं, वो समानता का अधिकार मिला हुआ है। असल अंबर जैदी को जो है वो पूरी बात जो है वो सामने नहीं है। इस्लाम में तलाक के संदर्भ में महिलाओं को 3 अधिकार दिया गया है और पुरुष को केवल 1 अधिकार है। पहला अधिकार जो है महिला को दिया गया है तलाक लेने का, दूसरा जो है अधिकार है तलाक देने का, और तीसरा अधिकार है तलाक दिलवाने का। जो दिलवाने का होता है उसको कहा जाता है फस्क, और जो देने का होता है वो तलाक तफवीज है, और जो लेने का होता है उसको खुला बोला जाता है। लेकिन यहाँ जो है कई बार जो है मोहम्मद अहमद काजमी साहब ने काजी एक्ट पेश किया था, वो जो है वो पास नहीं हुआ। बाद में मौलाना सैयद असद मदनी जो मरहूम जो जमीयत उलमा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी 2 बार इसको कांग्रेस के समय में इसको पेश किया था, लेकिन वो बना नहीं। अगर वो जो है बन जाता, जैसे कि जो है शरिया एक्ट 1937 का बना हुआ है, डाइवोर्स एक्ट जो है 39 का, अगर इसी तरह हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है, तो लोग जो है ना वो संविधान और कानून में अंतर नहीं करते हैं। संविधान तो पूरे देश का एक ही होता है। सर, मैं ये कह रहा हूं अभी आज की डेट में मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो तलाक दे रही हैं। नहीं, सुशांत, वो इसलिए उसको मंजूरी नहीं दी गई है, प्रारूप जो बनाया है अभी नहीं दे रही है ना, अभी मुस्लिम महिलाएं तलाक दे सकती हैं। वो जो है ये जो है दोनों को करना चाहिए, चूंकि मुसलमान जो है और जो है जो इधर के लोग हैं उधर के लोग हैं, लड़का लड़की की तरफ के, अगर जो है वो जो है निकाह कराते वक्त जो है उसमें लिख दिया जाएगा, तो वो जो है वो दोनों को मानना पड़ेगा। इस्लाम में यह है कि कोई भी अगर आप जो है शर्त लगाते हैं या कोई दोनों संधि करते हैं तो उसको पूरा करना। नुमानी साहब, मैं आ रहा हूं अंबर जैदी आपके पास। मैं ये कह रहा हूं मेरी पत्नी के पास ये अधिकार है, उसको कहीं लिखित में देने की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी के पास ये अधिकार है कि वो सुशांत सिन्हा को डिवोर्स दे सकती है। आपकी पत्नी के पास आज ये अधिकार है कि वो नोमानी साहब को डिवोर्स दे दे। वो इस्लाम में ये है कि निकाह करना तो एक अच्छी चीज है, लेकिन तलाक देना जो एक नापसंदीदा चीज है। तो पुरुष को अधिकार दे दिया, वो तलाक दे दे। पुरुष को भी अधिकार नहीं दिया है। अरे भाई, दे रहे ना पुरुष दे रहे हैं, तो फिर यही अधिकार महिलाओं को दीजिए। इसीलिए महिला को यह अधिकार जो है निकाह के वक्त जो है वो ले लेना चाहिए। अरे पर लेना क्यों चाहिए? ये तो बेसिक होना चाहिए। नहीं, मेरी पत्नी को मैंने लिख के थोड़ी दिया है कि तुम मुझसे डिवोर्स ले सकती हो। क्योंकि ये सही चीज नहीं है। ये और तो सही चीज तो पुरुष के लिए भी नहीं होगी ना सर। एक मिनट में आ रहा हूं हैरिस साहब आपके पास। एक बार अंबर जैदी कुछ इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जी, मौलाना साहब ने जो 3 बातें कही ना कि लेने देने और दिलवाने का अधिकार है, लेना हो, देना हो, दिलवाना हो, अप्रूव हर कंडीशन में तलाक मर्द करता है। तो ये जो आप मीटिंग हुई अल्लाह, बिल्कुल आप खुला की बात कर रहे हैं। आप खुला में तलाक मांगी, एक महिला ने तलाक अप्रूव कौन करेगा? ग्रांट कौन करता है? आप बेवकूफ मत बनाइए। ये तलाक महिला को 100% अधिकार है हर कंडीशन में, हर तरह के तलाक में तलाक देने का अधिकार देखिए। एक मिनट मुझे ये बताइए, आप महिला तलाक मांग सकती है सिर्फ। नहीं, एक चीज मुझे बताइए नोमानी साहब, एक चीज खुला में हैरिस साहब मुझे ये बताइए कि क्या मुस्लिम महिलाओं के पास ये अधिकार है कि वो तलाक ले सकें? और पहली बात, और नहीं, मैं कह रहा हूं अगर इस्लामिक कानून में महिलाओं के पास ये अधिकार है कि वो तलाक ले सकती हैं, तो फिर निकाह के वक्त लिख के क्यों देना है? दे भी सकती है। अब उनका जवाब सुन लें। देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत क्लियर आपसे के सामने आपने जो क्वेश्चन किया था मैं उस पर भी जा रहा हूं। महिला अगर तलाक, जिसको डाइवर्स कहते हैं, लेती है तो टेक्निकली उसको खुला कहते हैं, ठीक है ना? और अगर मर्द देता है तो टेक्निकली तलाक कहते हैं, बस। और क्या फ़र्क होता है अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको क्लियर करूंगा। और आपको मैं आपके सामने मौजूद हूं। मेरी वाइफ ने, जो अभी मेरी मौजूदा वाइफ हैं, उन्होंने अपने पिछले हस्बैंड से खुला लिया था और मुझसे शादी की थी। अब बताइए, तलाक दिया था, उसको डाइवर्स दिया था और किया था। मैं आपके सामने साक्षात मौजूद हूं। अब बताइए अंबर जैदी, ये क्या बात हुई? तलाक अप्रूव करने का अधिकार सिर्फ मर्द के पास होता है। एक सेकंड, क्योंकि हमारे पास एक केस स्टडी है। हाँ, मुझे ये बताइए हैरिस भाई, अब आइए। नहीं, केस स्टडी इनसे पूछे। आपकी पत्नी जो है, हाँ, कानूनी बात बताता हूं। नहीं, एक मिनट, उनसे एक सवाल। मर्द की उसमें मर्जी ही नहीं है। फर्स्ट में जज
मर्द जो है वो तलाक दे सकता है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड हैरिस भाई, एक चीज बताइए, आपकी जो पत्नी है जिन्होंने अपने पहले शौहर को से खुला लिया, क्या उन्होंने निकाह के वक्त ये लिखवाया था कि भाई कुछ नहीं, कोई आप जरूरत अभी कह रहे थे लिखवाना, कोई जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, उसका राइट है, ये राइट है उसका, इस्तेमाल जिस पक्ष की बात करें कोई नहीं होता। देखिए वो राइट है। बात की है मौलाना ने जो बात कही प्रैक्टिकली है, जो चीजें होती हैं वो सबसे ज्यादा आप बाप बोल दीजिए, पूरा कर लीजिए। उसको क्लियर करने से शायद मुझसे बात हो रही है। देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा तो बहुत आप शायद आसानी हो। असल में रोटी, कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी उसूली तौर पर इस्लाम मर्द की जिम्मे देता है। इसलिए तलाक का मतलब होता है कि अब जब तलाक दे दिया तो रोटी, कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी मर्द की नहीं रही। खुला का टेक्निकली मतलब है कि औरत ये कहती है कि हमें तुम्हारे रोटी, कपड़ा और मकान की अब जरूरत नहीं है, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, वरना वो जो राइट मर्द को है सेम राइट औरत को। अब हैरिस भाई मुझे एक बात अब अगर सुन लीजिए, मर्द अगर किसी वजह से तलाक नहीं देना चाहता और औरत हर हाल में लेना चाहती है, इसके अंदर हुकूमत दखल देगी, हुकूमत वक्त दखल देगा, काजी दखल देगा और दोनों को जुदा कर देगा, उसी को फस्ख कहते हैं। टेक्निकल आप ये बताइए हनन कहां हो रहा है राइट का? अच्छा अब मेरा एक प्रश्न है, इसी पर एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न यह है, अगर इस्लाम के उन्होंने कहा तो मैं उसे और अच्छा ठीक, बोल लीजिए। इन्होंने जायदाद की हिस्सेदारी की बात की थी। मैं आपको बता दूं कि मर्द को, औरत को जायदाद की हिस्सेदारी मर्द से भी ज्यादा मिल जाता है। वो टेक्निकली आपको मैं बता दे रहा हूं। अरे मुझे सुनो, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ ये बात हो रही है। आप प्रैक्टिकली बिल्कुल प्रैक्टिकल आपके घर में नहीं करता, मेरे घर में नहीं करता, तो इसका अरे आप मुझे बोल, मेरे घर में नहीं है। अच्छा मैं इस पे आ रहा हूं, एक वो बोल दें फिर आप बोलिए। आपको मैं बता, अरे बोलने, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में बोला नहीं था। अच्छा ठीक, मैं आपको मौका दे दूंगा, एक मिनट वो कंप्लीट कर ले फिर आपको मौका दूंगा। मेरे घर में, सुन ले, अरे एक एक करके मैं अमर जी मैं आपको मौका दूंगा की बात कर रहा हूं। मेरे घर में मेरे माताजी, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरी बहनों का भी जायदाद में हिस्सा बन रहा है, मेरा भी बन रहा है, मेरी बहनों का सारी केस स्टडी आप ही है। मैं मौजूद हूँ। क्या जाता है बोलने में? अरे बोलने में नहीं, मैं तो अरे आप मानना पड़ेगा, वो बोल रहे हैं तो झूठ क्यों बोलेंगे, वो वाली बात है। बोलिए नहीं, हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल पे भी आऊंगा। मैं मेरी बहनों का जायदाद में अपने हस्बैंड के भी जायदाद में हिस्सेदारी है और माँ बाप के भी जायदाद में हिस्सेदारी है। मेरा तो सिर्फ मेरे अंदर है, ठीक है। और अगर हस्बैंड मर जाए, आपको बता दूं, दूसरी जगह शादी करे, तीसरी जगह शादी करे, 20 जगह शादी कर, सभी के जायदाद की हिस्सेदार होती चली जाएगी। ये औरत के जायदाद में हिस्सेदार। अच्छा नहीं, एक सेकंड, अब हैरिस भाई मुझे एक बात बताइए। अब मेरा प्रश्न है कि अगर मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार है कि वो खुला ले सकती हैं, मैं तो हाँ भाई मैं मान रहा हूं भाई, आपको मैं नहीं कह रहा कि आप झूठ कह रहे हैं। दूसरी बात, अगर उनको संपत्ति का अधिकार है, सब कुछ वैसा ही है जैसा हमारे हिंदुओं में है, तो शायद ज्यादा है, शायद ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, तो फिर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों? अच्छा, ये भी तो वही दे रहा है। अब आपको मैं बता दूं, एकदम यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुसलमानों के ऊपर बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन संविधान के हवाले से देखा जाए, जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, द्रौपदी ने हमारा कल्चरल सिंबल हैं, इन्होंने 5 मर्दों से 4 मर्दों से शादी की, 5 मर्दों से शादी की। सवाल यह पैदा होता है कि आज भी कुछ ऐसे ट्राइबल्स हैं जो कि ऐसी शादी करते हैं। ये हमारा कल्चरल एक तरह से कह सकते हैं कि धरोहर है। क्या हम इसे छोड़ने की बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए? पहले जब तक उसका ड्राफ्ट सामने नहीं आता है, हम इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। आपको दिक्कत इस बात से है कि अभी जो आप 4 शादी कर सकते हैं उसकी मनाही हो जाएगी। नो, हम 4 शादी, हम तो द्रौपदी की मैंने मिसाल। नहीं, द्रौपदी, देखिए द्रौपदी पे आप ना जाइए, द्रौपदी का किस्सा अलग है, उस पे ना जाइए। आप मुझे अभी बताइए, अभी हिंदू 4 शादी कर सकता है? हिंदू 4 शादी कर सकता है बिना पहले को तलाक दिए? कौन हिंदू? मैं मान लीजिए 4 शादी कर सकता हूं पहली पत्नी को तलाक दिए बिना? नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो यानी समस्या इस बात की है कि आपकी 4 शादियां रुक जाएंगी? नहीं तो महिलाओं को जब अधिकार मिला है, व्यवहारिक नहीं। अब आप सुन लीजिए, अब टेक्निकल नहीं, अब आप सुन लें, आप बताइए। नहीं, एक मिनट, अब एक सेकंड, एक रिस्पॉन्स लेने दीजिए। सुन लें, व्यवहारिक रूप में आप सर्वे करवा लीजिए कि भारत के अंदर मुसलमानों ने 2 शादियां की हैं या नॉन मुस्लिम। अरे पर मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। नहीं है ना हैरिस भाई, सरवर साहब मुझे एक बात बताइए। अब एक रिस्पॉन्स लेने दीजिए। सरवर साहब मुझे एक बात बताइए कि सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं। हैरिस भाई दोनों बात कह रहे हैं,
एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाई अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ गया तो मुसलमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महिलाओं को वही अधिकार मिलेगा, सब कुछ होगा। एक चीज बस फर्क ये पड़ जाएगी कि मुस्लिम पुरुष जो है वो 4 शादी नहीं कर पाएगा जैसे हिंदू नहीं कर। मैं 1 मिनट, मैं बस 1 सेकंड पूछ रहा हूं। हाँ, मैं एक बात कह रहा हूं। मान लीजिए वो 4 शादी नहीं कर पाएगा। वो खुद ही कह रहे हैं कि मुसलमान 4 शादी नहीं कर रहा, वो 1 से ऊपर नहीं जा रहा। तो जब सब कुछ वैसा ही है तो फिर यूसीसी का विरोध क्यों? बहुत बेहतरीन सवाल है। शायद इस बहस से एक मैसेज जाएगा। सीए जब आया था सबसे पहले विरोध में मुसलमान सामने आया, तब मैंने एक बयान दिया था और उस बयान के साथ कांड हो गया। यानी उस बयान के साथ कांड यह हो कि वो बयान वायरल हुआ। वायरल होने के बाद एक फेसबुक पेज ने चलाया, उसको फिर डिलीट करवाया गया। फिर एक बड़े पत्रकार ने अपने पेज पर चलाया, उसको भी डिलीट 2 दिन के बाद कराया गया। कहा क्या था मैंने? सीएए में साफ शब्दों में लिखा था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहां से आए हुए जो लोग होंगे सताए हुए मजहब के नाम पर, उनको नागरिकता दी जाएगी। एनआरसी उसमें जोड़ दिया गया। अब एनआरसी में जो लोग बाहर होंगे भारत में, उनके लिए तो सीए कवर उनको नहीं कर रहा। मैसेज ये सीए कवर कर रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को। भारत में जो एनआरसी होगा उससे जो भी बाहर होगा वो सीए से कवर नहीं होगा। क्लियर कंसेप्ट था। मुसलमानों को यह बरगलाया गया, बाप रे बाप, सब हिंदू जो एनआरसी से बाहर होगा वो ले लिया जाएगा, तुमको छोड़ दिया जाएगा। सारा मुसलमान सड़क पर आ गया। सरकार का गेम पास हो गया। सरकार बल्ले बल्ले, मुसलमान ढल्ले ढल्ले, कहीं किसी काम के नहीं रहे। इसका विरोध नहीं करना था। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुसलमान कोई विरोध न करे, घर में बैठ जाए, कान में कड़वा तेल डाल ले, मैं कहता हूं किसी कीमत पर सरकार पास नहीं करेगी। सरकार को, यहां सिस्टम चल रहा पॉलिटिकल, मुसलमान इसको समझने को तैयार ही नहीं हो रहा। आप विरोध जितना कीजिएगा उसी इशू को उठाया जाएगा। मसला यह है, यूनिफॉर्म प्लेट कोड क्यों नहीं होता? भाई सबका प्लेट एक कर दीजिए जरा। यूनिफॉर्म सिलेट कोड क्यों नहीं होता? सबका एजुकेशन एक कर दीजिए। यूनिफॉर्म फ्लैट कोड क्यों नहीं होता? सबको एक जैसा घर दे दीजिए। है संभव? अभी मौलाना ने कहा कुदरत से आप टकरा नहीं सकते। जो प्रकृति का नियम है उसके विपरीत आप कानून बनाकर सफल नहीं हो सकते। ये हो ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि मुसलमान, आप कह रहे हैं मुसलमान कान में कड़वा तेल डाले और बैठ जाए। ये आपके सामने ये कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है इसकी। बिल्कुल सरकार लाए, हम तो लाए। आप चाहते हैं 1 मिनट आप चाह रहे हैं लाए यूसीसी सरकार? नहीं लाए। देखिए हो गया आपके सामने, नहीं लाए। और ये कह रहे नहीं लाए, हो गया। आप कह रहे हैं कि सरकार पॉलिटिक्स कर रही है। आप चाहते हैं यूसीसी आए? मुझे ट्राइबल से नहीं लेना देना। आप चाहते हैं यूसीसी आए? मैं अपनी बात तो मैं खुद कहूंगा। देखिए मैं आपको बता दूं, इससे मुसलमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। विरोध की पूरी बात यार, मुसलमान होने की वजह से हम थोड़े विरोध कर रहे हैं। हमने द्रौपदी की मिसाल दी, मुसलमान की मिसाल दी। अरे ये उदाहरण ठीक नहीं है आपका। आप द्रौपदी ऐसे ले आ रहे हैं जैसे ये हिंदुओं में प्रथा है। आप द्रौपदी जो है वो एक अलग केस है और आप उसको उठा के ले आ रहे हैं। ये गलत है ना। ये अपवाद को आप नहीं लेके आ सकते। आप बताइए अपनी बात। एक अपवाद है, कानून नहीं बनता। हाँ तो वो समझाइए ना, वो जबरदस्ती द्रौपदी का उदाहरण ले आ रहे हैं। बोलिए अपनी डिफरेंसेस की बात। मैं कल्चरल डिफरेंसेस, 1 सेकंड बस आगे लीजिए। मैं कल्चरल डिफरेंसेस की जो मुल्क के अंदर है, तरह तरह की पूजा पद्धति, तरह तरह का कल्चर एटीट्यूड जो मौजूद है, ये हमारी खूबसूरती है। ये खत्म नहीं होना चाहिए। अरे तो वो कैसे खत्म हो जाएगा? आप क्या नमाज पढ़ना बंद कर देंगे? आप क्या ईद मनाना बंद कर देंगे? आप बकरीद मनाना बंद कर देंगे? ये यूसीसी से नहीं होता। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। नहीं, आप गलत ले जा रहे हैं। यूसीसी से उसका होना ही नहीं है। नहीं होना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी चिंता 4 शादी को थी, आपने उसको फिर खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि भाई जब 4 शादी कर नहीं रहा। अब अंबर जैदी बोलिए। अब अंबर जैदी बोलिए। बार बार जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो विविधताओं की पूजा पद्धतियों की बात उठती है और अलग अलग जो हमारे रीजन से आप बात करने दीजिए ना। आप भी बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं, आपके सामने ही बोला है उन्होंने कि अलग अलग पूजा पद्धतियां। तो बार बार यही कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती है। सुशांत देखिए, हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है। मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग बोल रहे हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोलती हूँ। देखिए, जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो जो हमें राइट टू रिलीजन मिला हुआ है, ऐसा तो नहीं कि जो सुशांत सिन्हा पूजा करते हैं वही मुझे भी करनी पड़ेगी, या एक सबका नेशनल रिलीजन बना दिया जाएगा। हमारे जो राइट टू रिलीजन उस पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक सुशांत सिन्हा के जो बेसिक ह्यूमन राइट है वही हैरिस साहब के भी होंगे, वही गुलाम सरवर साहब के भी होंगे, वही मेरे भी होंगे। आपने निकाह किया, इन्होंने फेरे लिए, तो ये हमारी एक सोच है, ये हमारी पूजा पद्धति है, ये हमारा तरीका कि इस तरह से शादी करेंगे। लेकिन तलाक लेना ये एक बेसिक ह्यूमन
राइट है वो सबका होना चाहिए, एक ही होना चाहिए ना। एक तरीके से सबको तलाक मिलनी चाहिए, एक ही तरीके से सबको फाइनेंशियल सिक्योरिटी शादी में मिलनी चाहिए, अडॉप्शन लेने का अधिकार या जमीन जायदाद में, या कितने ही सारे ऐसे अधिकार हैं जो बेसिक ह्यूमन राइट है, उसका धर्म से लेना देना नहीं होता है। तो आप ये कहना कि विविधताओं का देश है, विविधताओं पे कहां से असर पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है हिंदू मुसलमान बना दिए जाएंगे या मुसलमान हिंदू बना दिए जाएंगे। देखिए, ये इन चीजों का जो अध्यात्म और पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सामाजिक मामला है जो समानता और समरसता के संदर्भ में ये बात जो है कही जा रही है। तो हमारे हिसाब से, जैसे मैंने गुरु गोलवालकर का हवाला दिया, कि इसकी जो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार आप इतना गोलवालकर जी को मानते हैं, भारत आगे बढ़ गया, इतना मानते हैं? नहीं, वो मैंने बहुत गौर किया ना, मैंने गौर किया, गोलवालकर साहब ने बहुत कुछ कहा है। मैंने उसके हिसाब से देखा है कि जो भारत जिस तरह का देश है, हिसाब से गोलवालकर साहब को पकड़ लिए हैं कि वो उन्होंने कह दिया तो हो गया। अब भाई अब वो नहीं है। नहीं, मैं आज की तारीख में नरेंद्र मोदी है। अब आप बताइए, देश के संदर्भ में कह रहा हूं ना, देश वो में विचारधारा तो ये भी कहती है, भाई वो विचारधारा तो हिंदू राष्ट्र की भी बात करती है। आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, फिर हमें फंस गए। वो तो गोलवालकर साहब की एक बात पकड़ लिए, हो गया हिंदू राष्ट्र जो है, हम जो है उसके खिलाफ है, लेकिन ये देश के संदर्भ में आपको सूट करेगा वो वहां गोलवालकर साहब बोल देश के अपनी बात हित में ये सही है उनकी बात। अच्छा, मुझे ये उसको बताइए, सुनिए नोमानी साहब, 3 लोग इस पैनल पर हैं, 4 आपको मिला के 3 लोग उसमें से कह रहे हैं कि यूसीसी आने से मुसलमान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मानते हैं इस बात को कि मुसलमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं चूंकि संगठन से भी जुड़ा हुआ हूं और मैं कॉलम लिखता भी हूं और सारी चीजें देखता हूं, तो मैं पूरे संदर्भ में बात करता हूं। जब तक इसका जो है ड्राफ्ट नहीं आ जाता है और जिसको रूपरेखा सामने नहीं आती है, जैसे कुछ आज भी जैसे सरकार ने कहा है कि ये विस्तार पूर्वक जो है उस पर चर्चा होना चाहिए, और जब तक इस पे जो है पूरी तरह बहस होके जो है वो बात जो है सामने नहीं आ जाती, तब तक वो आप जो है अंतिम बात नहीं कह सकते हैं। ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो सिर्फ काम चलाओ बात होती है। हम जो है काम चलाओ बात नहीं कर सकते हैं। हम चूंकि पढ़ाते भी हैं यूनिवर्सिटी में और लिखते भी हैं और हम संगठन से भी जुड़े हुए, तो हमारी जिम्मेदारी जो है वो अलग तरह की है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, लेट्स से कि अगर सरकार यूसीसी लाती है और जो हिंदुओं के पास अधिकार है, पुरुष और महिला के पास, वही मुसलमानों को भी देती है। मान लीजिए, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर उस ड्राफ्ट में यह लिखा है कि मुस्लिम पुरुष भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता और अगर करना है तो तलाक पहले को देके ही करना होगा, आपको स्वीकार है? देखिए, अगर वो सबके लिए बनता है कि वो एक से जो है अधिक जो है वो शादी नहीं कर सकता है, तो सबको मानना चाहिए। आपको स्वीकार है हरीश भाई? बिल्कुल होना चाहिए, एकदम खुला बताइए। यहाँ जो है उसकी आपने जैसे टाइम लिया, मुझे लगा अब आप घुमाने वाले। बोलिए। तो महिला पुरुष मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं एक चीज बता दूं, इस मुल्क के अंदर लिविंग रिलेशन को भी गलत नहीं कहा जा सकता। अकॉर्डिंग टू इस्लाम तो गलत है ना। अब जो व्यक्ति इस्लाम पर अमल करेगा वो लिविंग रिलेशन में तो नहीं रहेगा, वो शादी इंस्टीट्यूट का जो मैरिज इंस्टीट्यूशन उसी के तहत किसी के साथ रह सकता है। अरे भाई बोल लेने दीजिए हजरत, बोलिए। तो अब ये मैं कह रहा हूं, कानून के हो जाने से कुछ नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि कानून हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुसलमान चाहेगा उसको मानेगा, जो चाहेगा नहीं मानेगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में बता रहा हूं। अगर आपसे 4 शादी का अधिकार छीन लिया गया तो आपको स्वीकार है या नहीं? इन्होंने कहा मुझे स्वीकार है। आपको देखिए, इतना डाउट में है, आपकी बेगम देखेंगी, कहेंगे इनके मन में कुछ गड़बड़ चल रही है। ये आपको आज घर में दिक्कत होगी। आप 4 शादी के लिए सोच रहे हैं क्या? दिक्कत नहीं है। मैं ये सरवर भाई ये फंसने वाले हैं। मैं हिंदुओं में मुसलमानों से ज्यादा मुसलमानों से मैं काबिल आदमी, आप इतना डाउट से सोच रहे हैं। आपको एक चीज बता दूं, मैं पर्सनली पूरी तरह से मैं इस बात को मानता हूं कि रिलीजन राष्ट्र के नाम समर्पित है और मैं रिलीजन के नाम समर्पित हूं। ठीक है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान के जरिया जो अनुमति है मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मुल्क का जो कानून बनता है मैं उसके साथ हूं। समझ में आ गई? मेरा जवाब समझ में आया? मैं मान गया। इसका मतलब ये यूसीसी आएगा तो आप उसके समर्थन में धर्म को संरक्षण दे रहा है। बस हो गया। तो भाई 4 लोग हैं, चारों समर्थन में हो गए। बहुत बेहतरीन बात अभी प्रोफेसर साहब ने रखी। और मैं तो आपको बधाई देता हूं, पैनलिस्ट जो भी हैं बहुत, ये तो हमारे उस्ताद ही हैं, सामने जो नोमानी साहब हमारे उस्ताद हैं। मैं एक बात आपको बताऊं, अभी जुनैद साहब ने क्लियर कर दिया कि कुरान जो हुक्म देता है उसके खिलाफ तो हम जा ही नहीं सकते। दुनिया का कोई मुसलमान नहीं जा सकता। कुरान ने कहीं 4 शादी
करने का हुक्म नहीं दिया। वो ऑप्शनल एक सिस्टम है लाइफ में, कब कौन सी घटना घटेगी, कैसे होगा, तो ये विकल्प, ये विकल्प, ये विकल्प। ऐसा तो कहीं नहीं कहा तुमको 4 शादी करनी है या 2 करनी है, कहीं कुरान की ऐसी आयत है शादी करो, निकाह करो, एक तुम्हारे लिए बेहतर है, ये भी ये बेहतर, हाँ ये चीज है। तो इसलिए इसको तो इश्यू बनने ही मत दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक को पालना सबके लिए दुश्वार है। हकीकत में अगर सर्वे हो जाए, ये पालना लफ्ज पे मुझे भी मतलब झेलना, जो झेलना भी नहीं करिए। आपकी पत्नी हो सकता है आपको झेल रही हो, ये गलत बात है। ये पालना क्या होता है, कोई किसी को नहीं पालता, सब अपने हिसाब से। चलिए बात इसको वापस ले रहा हूं, वापस ले, मगर एक ही काफी है। कुरान ने भी यही कहा है भाई, एक बेहतर है, कुरान ने कहा। सुकून की जिंदगी उसी में है। तो सवाल है कितने लोग प्रैक्टिकल हमारी एक बीवी, हम ही प्रैक्टिकल है, एक बीवी है हमारी। प्रैक्टिकल क्यों नहीं, हम ही नुमानी साहब पता नहीं एक है कि नहीं, एक ही है। अब सबकी एक वाले। मैं तो यही कह रहा हूं कि जब सबकी एक ही है, कोई परेशानी क्या है फिर? ये फिर मुझे ये बताइए, 99.9% सिंगल मैरिज है, -0.0 वाला मामला है वो एक्सीडेंटल है, कुछ शौकीन है। देखिए एक सरवर साहब, मुझे प्रोफेसर साहब ने एक बात कही, कानून रहते हुए भी लोग उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई जिद पे है, उसको अय्याशी करना चाहता है, वो लिविंग रिलेशनशिप और वगैरह वगैरह, भाई उस पर तो ना मजहब का चाबुक चल पाता है, देर सवेर कानून का ही चल पाता, मजहब का तो चल ही नहीं पाता। तो फिर मैं ये कह रहा हूं, देखिए इस डिबेट में हमने शुरुआत की थी, तब नुमानी साहब थोड़ा अलग सोच रहे थे, लेकिन अब 4 पैनलिस्ट है, चारों कह रहे हैं यूसीसी से कोई दिक्कत नहीं है और ये मुसलमान के लिए कुछ गड़बड़ भी नहीं है, गलत भी नहीं है, कोई अत्याचार भी नहीं है। आप कह रहे जरूरत नहीं है, लेकिन आप भाई देखिए, आप कह रहे हैं ना कि कुरान जो कहता है हम हर मुसलमान उसको फॉलो करता है। कुरान ये भी कहता है कि आप जिस देश में हैं वहां का जो कानून कहे आपको फॉलो करना चाहिए। तो बस वहां भी कुरान की बात आ गई, यूसीसी आएगा, मुसलमान को समर्थन करना चाहिए। देश ने तो धर्म को संरक्षण दे रखा है ना, बिल्कुल। और मुसलमान अगर विरोध नहीं करेगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह कानून आएगा ही नहीं। ये असल में मुसलमान पहले विरोध शुरू करेगा तब कानून आएगा। आपको लग रहा है करेगा? करेगा, 100% लिख के देता हूं। मुसलमान सड़क पर उतरेगा, पेट में खाने नहीं पचेगा, कानून का ड्राफ्ट भी नहीं हुआ, करेगा शुरू होगा। तो क्यों करेगा? वो संगठनों की दाल रोटी उसी पर है। अधिवेशन में अपने रोए थे, आपने आपको याद नहीं? कौन सा? मदनी साहब, अभी जो गर्मियों में अधिवेशन हुआ था, वो तो बेचारे रोए थे। पर हैरिस भाई, फिर प्रश्न ये है ना कि जब हम कहते हैं कि कोई सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, गलत है। ये कुछ लोग हैं मैं कह रहा हूं, लेकिन दंडित करना चाहिए। कुछ लोग हैं वैसे ही, मान लीजिए यूसीसी के विरोध में अगर आता है तो लोग सड़क पर आ जाते हैं या तमाम बातें हो जाती है। ये भी कुछ लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मुसलमान फिर बता दो, यूसीसी को समझने की जरूरत है। जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा, इसमें कुछ लोग होंगे, इसमें जब तकरीरें शुरू होंगी ना तो कहा जाएगा फिर वही इस्लाम खतरे में है, मोदी सरकार लगता है मुसलमानों को मिटा देगी। तो फिर इसका मतलब ये मुसलमान के लिए ईगो का प्रश्न है। एकदम सही पकड़ रहे हैं आप। मसला यह है कि कुछ लोगों की दाल रोटी और पॉलिटिक्स, राज्यसभा जाने का रास्ता, विधान परिषद में जाने का रास्ता, यही पकड़ लिया। मजहब बेचारा गरीब मुसलमान को जाके कहिए खतरे में, उसको न यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लेना देना है, न उसको आज के कानून से कोई लेना है। सुबह उठा, खेत में गया, काम किया, रोजी किया, शाम में आया, वही सब लुंगी गंजी वाला रोड। हैरिस भाई, क्या ये मुसलमानों के ईगो का प्रश्न बन जाता है हर बार अगर कोई चर्चा होती है इस तरह की, तो कि हमारे धर्म में घुस रहे हैं, एंटी मुस्लिम सरकार चल रही है, मुसलमान खतरे में वगैरह वगैरह, ये अल्टीमेटली ईगो पे जाके जुड़ता है? मैं एक चीज बताऊं, एक ऐसे चिड़िया का नाम जिसको किसी ने देखा ही नहीं है, उसके बारे में खतरा कैसा है। जब वो आएगा ड्राफ्ट बंद करके, उसके बाद बात होगी ना। और हैरिस भाई, एक मिनट हैरिस भाई, यही मुद्दा तो एनआरसी के लिए था। एनआरसी आई नहीं थी, कोई ड्राफ्ट बना नहीं था, लेकिन यहाँ सड़क पे प्रदर्शन चला और उसको जो है बताया गया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रहा है। नहीं सर, एनआरसी का कोई ड्राफ्ट नहीं था। नो सर, उसकी बेसिक्स कुछ आ गई थी, कुछ बेसिक नहीं आई थी, कुछ बेसिक नहीं आई थी। हवाई बात थी, सीए से सब अनुमान पे चल रहा था कि सीए आया है और अब एनआरसी आएगी, तो ऐसा जो वो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हिंदू बच जाएगा, मुसलमान चला जाएगा, उस पर सड़क पे आ गया। ईगो का प्रश्न है क्या? देखिए, जब तक ड्राफ्ट नहीं सामने आता है
तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसमें कोई शक नहीं है, कभी कभी जाहिर बात है, देखिए इस मुल्क की हमारे जैसे कृषि प्रधान है वैसे ही ये धर्म प्रधान देश भी है, और धर्म को सामने रख करके पब्लिक को बहुत बार बेवकूफ़ बनाया जाता है। हम कई चीज़ों में देख चुके हैं, ये चीज़ मुसलमानों ही के साथ सिर्फ नहीं है, हम देखते हैं कि गौकशी के मामले में भी है कि गाय यहाँ पर माता है, और यही चीज़ आप चले जाइए किसी स्टेट के अंदर तो बीजेपी की गवर्नमेंट है और वहां गाय की पार्टी होती है। तो ये धर्म को सामने रख करके पब्लिक को बेवकूफ बनाने का ये अमल चलता है। काश ये रुक जाए तो बहुत बेहतर होता। नुमानी साहब, क्या ये मुसलमानों के ईगो का भी प्रश्न बन जाता है, या उनको बरगलाना आसान है कि ये एंटी मुस्लिम सरकार है? ये इसमें जो है ना शुद्ध रूप से जो है चुनाव राजनीति का जब दखल होता है तभी होता है। मैं कहता हूं कि कोई भी कानून आप बनाइए उसको देश हित में और पूरे देश राष्ट्र के संदर्भ में अगर आप बनाते हैं तो मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन चूंकि वो अगल बगल से जो लोग बोलते हैं ना, और कुछ चीजें ऐसी कहते हैं कि लगता है कि किसी धर्म विशेष या समुदाय को रख के जो बात हो रही है, यहीं पे जो है उन नेताओं को फायदा मिलता है जो दोनों तरफ जो है सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। जी बिल्कुल, ये पूरा खेल है। नहीं, मैं मान गया, लेकिन पर मैं सरवर भाई एक बात कहता हूं कि हर बात में नेता जो दिमाग में भर देता है वही लेके क्यों चलते हैं? आपका अपना कुछ बेसिक भी तो लेके चलिएगा ना, कि अगर इस देश के अंदर आपके पड़ोस में जितना हिंदू है वो आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा, आपको घर भी मिल रहा है, शौचालय भी मिल रहा है, सिलेंडर भी मिल रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। स्कूल के एडमिशन में ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई मुस्लिम लड़का जाएगा तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगी, हिंदू को मिल जाएगा। तो ये सब देखने के बाद देश भी तो होगा ना, सिर्फ नेता कुछ भी बोल देगा, कौवा कान ले गया तो कान के पीछे दौड़ता है। मैंने कहा भारत की व्यवस्था लगभग सामाजिक व्यवस्था ऐसी ही बनी हुई कि कौवा कान ले जाए। अब इन्होंने अपने घर का हवाला दिया, मैं भी ससुराल जाता हूं तो टहलने निकलता हूं तो वो आबादी थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, अक्सर बैठ जाता हूं लोगों के बीच, तो जब सुनता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपना सर वहीं पीट लूं। मैंने उन लोगों की बात को मानने के लिए आपको बात होना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति है। और 2-2 घंटे में उन लोग को हम लोग समझा पाते हैं। अब आप समझिए कि जब उस का खा गा जिसको नहीं आ रहा है उसको हम जैसे लोग 2 घंटे में समझा संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, चुप तो कर देते हैं, संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत बड़ी स्थिति बनी हुई है, माइंडसेट ऐसा तैयार किया गया है, इसमें काफी मेहनत की जरूरत है। और एक बात, जब तक ईमानदारी से, देखिए इस्लाम की बात आए तो कम से कम इखलास, लिल्लाहियत, कि भाई हमको मरने के बाद जवाब देना है। अगर लिल्लाहियत होगी इंशाअल्लाह मसला कहीं खराब नहीं होगा। देश की बात आए तो देश प्रेम और देश हित अगर सामने है, समाज हित अगर सामने है तो गलत कदम आपके नहीं उठेंगे। लेकिन निजी स्वार्थ, मैं कुछ बन जाऊं, मेरा परिवार कुछ हो जाए, बस वही सारा खेल बिगड़ता है। बरगलाना यहां आसान है, डुगडुगी बजाकर 500 रुपया कमा के एक चौराहे पे चला जाता है। अच्छे लोग बेवकूफ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और रोज कमा रहा, रोज उसी एक सिक्के को 10 सिक्का बना रहा, और मिट्टी को उठा के 20 का नोट। सर ये सब हो रहा है यहाँ, तो फिर नेता कैसे ने बेवकूफ बना देंगे आप? हारिस भाई बोलिए। देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मानवता और राष्ट्रीयता ये 2 ऐसी चीजें हैं कि इससे कोई समझौता मुमकिन नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि देश का लीडर जनता को बेवकूफ़ बनाता है। मैं मिसाल मेरी खुद की, जब से मैं डिबेट कर रहा हूं, मैं ये डिमांड कर रहा हूं, बीजेपी की हुकूमत आ गई कि गाय को राष्ट्र पशु बना दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस बेल्ट के अंदर ये माता है और उसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है। और मेघालय में इनकी हुकूमत बन गई, वहां पर गाय की पार्टी करते। मैं केरला की मिसाल नहीं दे रहा हूं, मैं मेघालय की दे रहा हूं जहां पर ये हुकूमत में। तो ये जो दुरुखा रवैया है, तो ये इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि जनता ही तो बेवकूफ बन रही है। नहीं तो पर सर मैं ये कहता हूं, ये ना पब्लिक को देखकर समझना होगा कि कहां डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। यस, ये चीज पब्लिक को समझनी होगी। अब आज की तारीख में वाले को पहले खुद क्लियर होना होगा। हाँ, हम भी अगर डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं तो हम क्या समझा पाएंगे सामने वाले को? नहीं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि बिल्किस बानो केस में जो लोग दोषी थे उनको रिहा करने की बात हो रही है जी। आप 10,000 तर्क दे सकते हैं कि कानून है, पहले की सरकार लेकर आई, उनका बिहेवियर अच्छा था, ये था वो था, लेकिन आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। नहीं कर सकते भाई। अगर कोई कानून है, किसी का व्यवहार ही अच्छा है, तो फिर आप बहुत लोगों को छोड़ दीजिए। ये कोई तर्क हो सकता है। और आप कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, हम बच्चियों का रेप रोकना चाहते हैं, और आप लोगों को छोड़ रहे हैं और आप उसको कोर्ट में डिफेंड कर रहे हैं। तो ये पब्लिक को देखना होगा ना, और पब्लिक को सवाल पूछना होगा।
सही कि बात। भाई ये आपने कैसे बात है, किया। सुशांत। कैसे जब तक आप ये नहीं कीजिएगा तब तक कोई ओवैसी होगा, कोई राहुल गांधी होंगे, कोई बीजेपी की तरफ का होगा, कोई कांग्रेस की तरफ का होगा, कोई आम आदमी पार्टी का होगा। बीजेपी के किसी लीडर का नाम मत लीजिए। नहीं, मैं सबका ले सकता हूं, मैं सबका ले सकता हूं और मैं सबको बोलता हूं, मुझे कोई दिक्कत अपना नहीं। देश बहुत बड़ा है, बहुत मजबूत है और बहुत ठीक है, ये अच्छा पब्लिक को देखना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं देश के मुसलमान भी, जब इतने पढ़े लिखे लोग आते हैं बोलते हैं कि यूसीसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, तो उसके दिमाग में भी जाना चाहिए। लेकिन सुशांत होता यह है कि जब भी इस तरह के किसी भी सुधार की बात आती है तो सबसे पहले कोर्ट में विरोध करने के लिए ऐसी याचिकाओं का कौन जाता है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो वो लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम इस पूरे समाज के खैर ख्वाह हैं, वो पहले से ही पर वही मैं कह रहा हूं ना, वो उनको लोगों को खैर ख्वाह मत बरगलाना शुरू बनाइए, कर आप देते हैं। तो डिसीजन लीजिए, ऐसे उनको में बोलने मत दीजिए। मैं इतना ही वक्त था मेरे पास, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज चर्चा में जुड़े।